नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेटा आज की 4 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स को देखने से पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि कल से मतलब 5 अगस्त से हो सकता है कि आपको 10 अगस्त तक का जो आने वाला 6 दिनों का टाइम है, इसमें कुछ इरेगुलरिटी देखने को मिले। ये जो हमारा सुबह का एडिटोरियल और शाम का जो न्यूज़ वाला जो डिस्कशन होता है उसमें, हाँ ये है कि ये कंटेंट आपको डेफिनेटली कवर किया जाएगा, पर हाँ कुछ इरेगुलरिटीज़ आप देख सकते हो कि हो सकता है कि ये वीडियो आज की बजाय कल मिले, मतलब कल 5 का 6 को मिले, 6 का फिर 8 को मिले, पर ओवरऑल कवर पूरा किया जाएगा। टाइम लग सकता है क्योंकि 5-6 दिन मैं बिल्कुल बिजी हूँ और ऐसे में आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, पर हाँ ये कंटेंट मिलेगा ज़रूर आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें और हो सकता है कि आपको रात तक मिले या फिर हो सकता है कि सेम टाइम पे मिल जाए, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। पर इसके लिए मैं आपको सीधा इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि 5 से 6 दिन का ये टाइम रहेगा। 5 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक का ये पूरा टेन्योर है, ठीक है। तब तक आप प्लीज़ मैनेज कीजिए। और वैसे ऐसी बात नहीं है कि वीडियो सीरीज़ नहीं कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से आर्टिकल्स पे ध्यान देने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन में हम क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। दूसरा आर्टिकल रुपी विश फॉर इंडिया एट 100। जब इंडिया 100 साल का हो जाएगा इंडिपेंडेंट होकर के, तब हम कैसे एक ग्लोबल लीडर बन सकते हैं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके लिए हमें रुपी को स्ट्रॉन्ग करके एक इम्पॉर्टेंट करेंसी के तौर पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। जिससे कि आज हम जैसे यूएस डॉलर को फॉरेक्स रिजर्व के तौर पे रखते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पे, बोले एग्जैक्टली उसी पॉइंट से हमें रुपी को भी तैयार करना होगा। तीसरा हम आर्टिकल देखेंगे यहाँ पर ग्रिम प्रॉस्पेक्ट। इस आर्टिकल में क्या है कि अभी जिस तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री में डिस्ट्रेस चल रहा है ना, उसको हैंडल करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी ड्यूओपोली तो देखने को मिल रही है, जहाँ जियो और एयरटेल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तीसरी पार्टी वहाँ पर आ जाती है वोडाफोन और आइडिया। पर वोडाफोन और आइडिया की जो कंपटीशन में अपनी वायबिलिटी होनी चाहिए ना, वो वीक होती चली जा रही है। तो उसको लेकर के ये आर्टिकल है। फिर थोड़ा सा बचा हुआ जितना न्यूज़पेपर है उसकी समरी ले लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी है, वैक्सीनेशन और कैसे हम ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं उस पर भी है, और जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उससे भी रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। आर्टिकल को लिखा है जमशेद एंड गोदरेज और फतेह बिरोल के द्वारा। देखो, एनर्जी ट्रांजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता चला जा रहा है, क्योंकि आज अगर देखें तो एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन चुका है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें भी वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को देख करके और साथ में जो टारगेट्स लिए जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा कि वो सेल्फ रिलायंट हो सके कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट में। एनर्जी में देखो, फिलहाल हमारा जो यहाँ पर फोकस है वो मेनली है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, या फिर आप कह सकते हो कि एनर्जी का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्रूड ऑयल भी आ जाता है अपने आप में, एनर्जी भी, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, थर्मल एनर्जी भी आ गया, कोल भी आ गया, बहुत सारी एटॉमिक एनर्जी भी आ गई। ये सारी एनर्जीज कंसिडर होती हैं। तो इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट वर्ल्ड एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, कि आप चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि पहले थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी कि कोयला जलाओ, हीट जनरेट करो, पानी को फिर स्टीम में उस हीट से गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करो और स्टीम से टरबाइन को रोटेट करो। तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा कोल बर्न होता है, और कोल बर्न होने से फिर बाद में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए, साथ में इंडिया में आप देखो कि इलेक्ट्रिसिटी आज सबसे ज़्यादा, मतलब आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन में देखो, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, और गांव-गांव तक भी अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंश्योर हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें और ज़्यादा मेथड्स एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी की जब बात आए तो इंडिया टॉप 5 कंट्रीज़ में से एक है आज के टाइम पे, ठीक है। तो जो हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उनसे हम नए मेथड्स पे अगर जाते हैं तो उसका एक ट्रांजिशनल मेथड, ट्रांजिशन का जो वे है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप वर्कर्स की भी केयर कर सको और कम्युनिटी का भी वहाँ पर इंक्लूजन हो।
ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि होगा क्या कि जैसे ही आप कोयले से थर्मल एनर्जी से बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाओगे, तो कोयले की खानों में काम करने वाले या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एनर्जी सिस्टम है उसमें जिन लोगों के पास में जॉब है, वो जॉब भी तो लूज होगी ना। तो आप उन वर्कर्स की तो ध्यान रखोगे ही, पर साथ में कम्युनिटी जिसकी आप वेलफेयर इंश्योर करना चाह रहे हो, उनको हर तरीके से फायदा हो। इससे क्या होगा, जॉब, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी, ये तीन चीजें आप अचीव कर पाओगे। जॉब देना जरूरी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार हाई है और कोविड ने और ज़्यादा हाल खराब कर दिए। ग्रोथ, आज के टाइम पे किस तरीके से हमारी इकोनॉमी क्राइसिस का सामना कर रही है। सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म में अगर ऐसी इस तरीके की कोई डिस्ट्रप्शन आता है कोविड जैसा, तो ऐसे में हम खुद को बनाए रखें और कंटिन्यूअस वे में बनाएं, और साथ में हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके एस्पिरेशंस को बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए। ठीक है, तो ऐसे में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी भी है और इंडिया इसमें आगे कर भी रहा है कंटिन्यू काम। देखो, बहुत लंबी लिस्ट होती चली जा रही है जब अलग अलग कंट्रीज अपना नेट जीरो एमिशन टारगेट फिक्स कर रहे हैं। कोई 2050 में बोलता है नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करना, कोई 2060 में कर रहा है। नेट जीरो का मतलब कि 2060 के बाद में जिस भी कंट्री ने, मान लो कि चाइना ने ये बोल दिया कि हम 2060 में आते आते नेट जीरो कंट्री हो जाएंगे, नेट जीरो एमिशन, तो ऐसे में उसका मतलब हो गया कि जितनी एनर्जी वो जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा चाइना से, बोले उतना ही हम ट्रैप करने की कैपेसिटी भी डेवलप कर लेंगे। तो ओवरऑल क्या हुआ, जितना एमिट किया उतना एब्जॉर्ब किया, तो नेट क्या हो गया, जीरो। तो इस तरीके से बोला नेट एमिशन हम जीरो अचीव कर लेंगे। ग्लोबल एनर्जी सिस्टम की बात करो, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन में देखने को मिल रहा है। अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ओके, ये देखो पेरिस बेस्ड एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के तहत स्टैब्लिश हुई थी 1973 में, जब ऑयल क्राइसिस हुए थे, जब गल्फ वॉर में आप देखोगे अरब इजराइल वॉर थे, उस टाइम पे लड़ाइयाँ हो रही थी इजराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में, तो ऑयल सप्लाई की प्रॉब्लम आ गई थी। तो एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से IEA स्टैब्लिश किया गया था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि आज के टाइम पे इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड जितना कुछ भी नई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कैपेसिटी तैयार की जा रही है ना, न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी, तो उसका 90% तो आप देखोगे कि वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही तैयार हो रहा है। मतलब कि आज के टाइम पे 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की व्यवस्था की जा रही है, तो उनमें से 90 यूनिट कहाँ से आएगी, रिन्यूएबल एनर्जी से। इंडिया में भी देखो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लगातार हो रहा है। ठीक है, वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में से एक अगर देखोगे रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी में, तो इंडिया एक मिलेगा आपको। टारगेट हमारा है कि 450 गीगावाट हम अचीव कर लेंगे 2030 आते आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की अगर बात करें। रिन्यूएबल एनर्जी में आपको पता है ये आ जाती है, सोलर एनर्जी आ गई, विंड एनर्जी आ गई, ठीक है, या फिर बायोमास का आप यूज़ करके कर सकते हो, या फिर जो ये हाइड्रो पावर है इसको भी रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो ये चीज़ें क्या है कि इससे हम ट्रांजिशन की तरफ कंटिन्यू है। साथ में मेन जो टारगेट है वो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना। ठीक है, लो कार्बन एनर्जी के ऊपर हम उन सोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। आज इंडिया में टोटल पावर कैपेसिटी की बात करें तो अराउंड 60% तक आप देख सकते हो कि मतलब 2030, अभी तो बहुत कम है, पर 2030 तक लगभग 450 गीगावाट का टारगेट की लिया है ना, और ये टारगेट जब तक हम अचीव करेंगे 2030 तक, तब तक आप देखो कि लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज पे हम ज़्यादा डिपेंड होने लग जाएंगे, और इंडिया की जितनी टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी होगी, जितना अभी हमारे पास में पावर जनरेशन कैपेसिटी होगी, उसका 60% तो रिन्यूएबल एनर्जी से हम अचीव करेंगे। ठीक है, ये चीज़ देखो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत जो हमने हमारे जो कमिटमेंट लिए थे उससे भी ज़्यादा एम्बिशियस हो गई हैं, उससे भी बड़े टारगेट हो गए हैं। इसमें आप देख सकते हो आज के टाइम पे जैसे G20 कंट्रीज़ के बारे में बार बार हमने देखा कि इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज, ये बड़ी जो वर्ल्ड की 20 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इनमें सबसे आगे है एनर्जी एमिशन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म इंडिया कर रहा है इन टॉप 20 कंट्रीज़ में, जो इकोनॉमी वाइज अपने आप को बहुत बड़ा समझती हैं या इनको कंसिडर किया जाता है।
इसके अलावा क्लीन एनर्जी लीडरशिप में देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें 70 से ज़्यादा अब मेंबर्स हो चुके हैं, वो इंडिया के गुरुग्राम में इस्टेब्लिश हुए और इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जब हुआ था उस टाइम पे ये लीड किया था फ्रांस के साथ मिलकर के। ठीक है, क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना, साथ में क्या आपको गेन चाहिए, जॉब क्रिएशन होनी ज़रूरी है और साथ में नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगी, ये हमें ध्यान देना ज़रूरी है। देखो काउंसिल ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, CEEW, उन्होंने ये बताया कि जब हम लगभग 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को डिप्लॉय कर देंगे ना, तब तक लगभग 50, मतलब आप मान के चलो 500,000, मतलब 5 लाख वर्कर्स को जॉब मिलने की व्यवस्था तैयार हो जाएगी। पर क्या हर एक को इमीडिएटली जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा, मतलब आप 450 गीगावाट के लिए प्लांट तैयार करोगे उसी टाइम पे जॉब मिल जाएगी, या जितने वर्कर्स वहां पर काम करने के लिए आएंगे क्या उनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस वेल्थ का, या फिर वो जो जॉब क्रिएशन हो रही है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा सवाल आ जाता है कि जब एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, जहाँ पर समानता की बात की जाए, तो हमें थोड़े से ऑप्शंस को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो ट्रांजिशन है ना, कि जहाँ पर हम ट्रेडिशनल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम ट्रांजिशन ले रहे हैं, तो इस पाथ को हमें बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जिससे कि क्या हो कि जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमी है उसको भी प्रॉब्लम ना हो और हम एक डेवलपमेंट की तरफ भी प्रोग्रेस कर सके, और उसमें इंक्लूसिवनेस ज़रूर इंश्योर हो। ऐसा नहीं कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो तो प्रोग्रेस कर रहा है, बाकी दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि जो कोल माइनर्स हैं उनकी जॉब जाएगी, तो आप उन लोगों को प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, या फिर जो फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स हैं उनमें जो नौकरी कर रहे हैं लोग, उनको आप ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग दिलाओ, जिससे कि वो आने वाले टाइम पे नई टेक्नोलॉजी के साथ में कंपैटिबिलिटी अपनी इंश्योर कर सके और जॉब मिले उनको। साथ में आप एक ट्रांजिशन फंड भी क्रिएट करो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि कोल डिपेंडेंट रीजन्स, अब मान लो जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये ऐसे स्टेट्स हैं जो कि वहाँ से कोल की खुदाई होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेट की इकोनॉमी उन्हीं पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे स्टेट्स को भी तो आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ से कोयले की खुदाई होती है, कोयले की माइंस जहाँ पर लोकेटेड है, वो इंडिया के गरीब एरियाज़ में से एक है। तो हमें इकोनॉमी को अगर हम रीमॉडल कर रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज़ को अगर हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से उन रीजन्स जो कि आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, कोयले की खुदाई में या फिर जो भी खाने हैं वहाँ पर, और साथ में जो लोग उन पर डिपेंडेंट है, तो ऐसे में कम्युनिटी और वहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं उन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनर्जी सब्सिडीज़ हैं, उनको अब रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। ज़्यादा ज़रूरत इसलिए हो गई है क्योंकि जिस तरीके से सौभाग्य और उज्ज्वला स्कीम को हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इसके चलते क्या हो जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी लेकर के आ रहे हो। ओके, कार्बन एमिशन को मिनिमम करना चाह रहे हो, कम्युनिटी एम्पावरमेंट करना चाह रहे हो, तो ऐसे में बोले सब्सिडीज़ को आप थोड़ा सोच समझ करके अब बरतो। इसमें ज़्यादा सही क्या रहेगा कि हम सब्सिडी का जो कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़े से रिफॉर्म्स लेकर के आएँ और ज़्यादा इसमें फोकस किया जाए कि क्लीन एनर्जी की तरफ हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। इससे जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स है, जो भी बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर भी हम फोकस करें, और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उन पर भी हम फोकस कर सकें। तो सब्सिडीज़ को थोड़ा सा और सोच समझ करके हमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। देखो ट्रांजिशन हम देखें तो क्लीन एनर्जी की तरफ तो हम जा रहे हैं, पर इसके लिए हमें और डाइवर्सिफाइड मैनर में देखना पड़ेगा। एक तो रूरल अर्बन डिवीजन जो है ना, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव में अभी तक भी 2011 की सेंसस के हिसाब से तो लगभग आपको पता ही है अराउंड 69% पॉपुलेशन इंडिया की वो गांव में रहती है। अब तो चलो थोड़ा और कम हो गई होगी 2021 की सेंसस के हिसाब से देखेंगे, बट जो रूरल लाइवलीहुड है हमें उसको भी बनाए रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कम्युनिटीज़ की जो रेजिलियंस है कि बुरी से बुरी परिस्थिति में वो टूटे नहीं, जैसे कि पेंडेमिक का शॉक आया, सब कुछ हाल खराब कर दिए, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखें कि रूरल इकोनॉमी क्राइसिस में ना आ जाए, उसको भी हम ध्यान में रख के आगे फिर ये एनर्जी ट्रांजिशन इंश्योर करें। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए हमें देखो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स पर ध्यान देना चाहिए, स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको और डेवलप करने की ज़रूरत है, और उसके लिए रूरल इंडिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स आप डेवलप करो, उनके इनोवेशन के लिए उनको तैयार करो, वो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करे, उनको रोजगार मिले और 2 जनों को और रोजगार प्रोवाइड करे। ठीक है,
क्लीन एनर्जी इनोवेशन की बात करें तो खेतों से लेकर के बिजनेसेस तक ओवरऑल आप देखोगे ना, तो टोटल मार्केट अपॉर्चुनिटी क्लीन एनर्जी से आने वाले टाइम पे लगभग $50 बिलियन का एक आप कह सकते हो कि पूरा मार्केट खुलेगा। तो $50 बिलियन में ज़्यादा से ज़्यादा हम इंक्लूसिवनेस इंश्योर करें। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने ज़्यादा फायदा उठा लिया और बाकी बचे हुए ज़्यादातर लोग हैं वो डिप्राइव्ड हैं। तो रिन्यूएबल्स को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है और लो कार्बन पावर सोर्सेज पे हम रिलाई करें, जैसे कि रूफटॉप सोलर सिस्टम, कि आप घरों के ऊपर जो छतें हैं, छतों के ऊपर रूफ सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाओ। साथ में ट्रेनिंग दो गांव के जो यूथ हैं उनको, और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करो, जिससे कि वो खुद से एक क्लीन एनर्जी एंटरप्रेन्योर के तौर पे अपने आप को असर्ट कर सकें। इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन की अगर बात करें तो जॉब्स तो देखो क्रिएट होंगी, पर यहाँ पर वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो भी बहुत कम है। अगर 2019 की स्टडी की बात करें, जो कि CEEW और IEA इन दोनों के द्वारा रिसर्च जब की गई, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन एजेंसी मैंने बताई दी थी, और CEEW यहाँ पर हमने देखा था ये वाली एजेंसी, ये देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, काउंसिल ऑन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट एंड वाटर। तो इनके द्वारा ये बताया गया कि ग्लोबली वुमेन पार्टिसिपेशन अगर आप देखो तो रिन्यूएबल वर्किंग में वर्कफोर्स में लगभग 32% वुमेन पार्टिसिपेशन है, जबकि इंडिया में अगर देखोगे ना तो 11% ही आ जाता है, और वो भी किसमें, रूफटॉप सोलर वर्कफोर्स के अंदर। तो ऐसे में हमें वुमेन पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। साथ में हम रिन्यूएबल एनर्जी पे प्रायोरिटी रखें, फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे में जेंडर पैरिटी भी इंश्योर हो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो इसी तरीके से आपको आंसर राइटिंग लिखनी होती है, जिसमें आप डाइवर्सिफाइड मैनर में बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को एक साथ क्लियर करो, ठीक है, तब जाकर के समझ में आता है कि हाँ आप जितने भी सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस हैं उनके बारे में अच्छे से समझते हो और उनके बारे में सोच करके पॉलिसी मेकिंग करोगे, तो एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग होती है उसमें। और जब आंसर दो आप कभी भी इंटरव्यू में, तो इसी तरीके से इंक्लूसिव होना चाहिए, जिसमें देखो हम अभी एक वेलफेयर स्टेट हैं, पुलिस स्टेट हुआ करते थे किस टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, पर आज हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। तो वेलफेयर आप किसकी करोगे, जो ऑलरेडी कैपेबल है वो तो अपनी ज़रूरतें वैसे ही पूरी कर लेगा मेहनत करके, पर जिन लोगों के पास में कमियां हैं, डाउन ट्रोडन सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उन लोगों को हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। तभी तो सिविल बोला गया है, सिविल सर्विसेज बोला जाता है, ठीक है। साथ में गाइडलाइंस ऐसी होनी चाहिए जिससे कि फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजिड प्रोग्राम तैयार कर दिए और इससे कि वुमेन वहाँ पर पार्टिसिपेशन कर ही ना पाए। जैसे कि अभी आप देखो बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं वहाँ पर बहुत टाइट नॉर्म्स हैं, तो ऐसे में वहाँ पर वुमेन पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम रहता है। इसके अलावा एक ऑप्शन ये बता रहे हैं कि हमें स्पेंडिंग को भी स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमी को ग्रो भी करवाना है ना। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि लेबर इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वहाँ पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करो, और मकानों के लिए एक मैंडेटरी आप बिल्डिंग के लिए डिज़ाइनिंग को एक मैंडेटरी कर दो कि भाई अब एनर्जी एफिशिएंट मैनर के अंदर ही कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, नंबर 1 एनर्जी एफिशिएंसी आएगी, नंबर 2 ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा तो जॉब क्रिएशन भी होगी, और इससे लॉन्ग टर्म में फिर रेजिलियंस भी आप इंश्योर कर पाओगे। इसके अलावा जो हाउस है, होम्स है, उनको भी थर्मल कंफर्ट मिले, जैसे कि मकान इस तरीके से नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल पैक हैं, गर्मियों में हाल ख़राब हो गए, AC चलानी पड़ रही है, या फिर सर्दियों में इतना है ओपन है कि बार बार हीटर चलाना पड़ रहा है। तो इस तरीके की डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत है, और ऐसे में आप लोकल जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हो, और इसके लिए बेस्ट प्रोग्राम मेक इन इंडिया ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस क्रिएट करो, जो भी घर पे आप यूज़ करते हो, टीवी, मोबाइल या फिर जो पंखे हैं, कुछ भी, ठीक है, तो वो एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। बैटरी टेक्नोलॉजी को हमें और एडवांस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ भी तो जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी एफिशिएंसी आनी ज़रूरी है, और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को हम फाइनली और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। फाइनली राइटर ये बोल रहे हैं कि यूथ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करने वाले हैं। तो ऐसे में जैसे हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जाएं, वैसे ही नए इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दे और एक
टेक्निकल और सोशल सोल्यूशन निकालना चाहिए आने वाली जनरेशन को इंक्लूड करते हुए। इसमें यूथ एंटरप्रेन्योर जो हैं इंडिया के, उनको देखो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्कोप अवेलेबल है और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और हमें पता है कि आज वर्ल्ड में जितना भी यंगस्टर्स की पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो आज इंडिया में ही है। सबसे यंग कंट्रीज़ में से एक है इंडिया, अगर वर्ल्ड की बात करें। तो ये जब डिस्ट्रप्शन लाया जा रहा है एनर्जी मॉडल में, तो उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट की थीम्स हैं, ठीक है, जो कि ग्लोबल कमीशन ऑन पीपल सेंटर्ड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, इस कमीशन में ये लगभग 30 मेंबर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स अवेल कराई है। ठीक है, और ये कमीशन किसका पार्ट है? IEA का, इसने लॉन्च किया था जनवरी में। तो इस ग्लोबल कमीशन ने कहा कि अब हम COP26 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस अभी होगी नवंबर में, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की जो मीटिंग होगी, तो वहां पर मेन जो फोकस होना चाहिए सिटीजन्स का एम्पावरमेंट और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन। ऐसे में हम एनर्जी ट्रांजिशन भी कर पाएंगे और चैलेंजेस को भी टैकल कर पाएंगे। पीपल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, गुड पॉलिसी डिज़ाइन होनी चाहिए जिससे कि इंडिया खुद की हेल्प कर सके क्लीन और इंक्लूसिव एनर्जी फ्यूचर इंश्योर करने के लिए। और ऐसे मॉडल्स अगर इंडिया तैयार करता है तो अपने जैसे जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल का काम कर पाएगा इंडिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, अ रूपी विश फॉर इंडिया एट 100। कैसे इंडिया आगे बढ़ सकता है, किस तरीके से 100 साल का जब इंडिया होगा, जिस तरीके से अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपने 100 साल सेलिब्रेट किए हैं, वैसे इंडिया जब 100 साल का होगा 2047 में, तो उस टाइम पर इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि इंडिया अपने आप में इकोनॉमिकली और ज़्यादा रेलेवेंट बने। आर्टिकल को लिखा है मनीष सबरवाल और NS विश्वनाथन के द्वारा। देखो, इंडिया 100 साल सेलिब्रेट करेगा 2047 में। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और वो भी उस तरीके की सोसाइटी में आज ये डेमोक्रेसी फ्लॉरिश हो रही है जहाँ पर हायरार्काइकल सोसाइटी है, लेवल बहुत ज़्यादा है, अपर लोअर मिडिल, इस तरीके से कैटेगराइजेशन बहुत है। तो आने वाले 25 सालों में हम कैसे हमारे सपने पूरे कर सकते हैं, कैसे हम एक पावरफुल कंट्री बन पाएंगे, तो उसके लिए एक तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और एक बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी पूरी जनता की, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। और ये इंश्योर करने के लिए हमें कुछ कोर चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैसे हम ये अचीव कर सकते हैं। तो राइटर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर डिजीज़ बर्डन, इसको कम करना है। इग्नोरेंस, लोग जो हैं वो अलर्ट होने मतलब अवेयर नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। स्क्वेलर, इसका मतलब कि आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रिएट करो लोगों के बीच में एंगेजमेंट। ऐसा नहीं कि वो बार बार एक तरीके से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, या आइडलनेस कि फालतू में टाइम वेस्ट करने के ऊपर लगे हुए हैं। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे कि जनधन आधार योजना, ठीक है, इस जनधन आधार, मोबाइल ट्रिनिटी हो गया, ये स्कीम्स चलाना इससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सको इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए। पर कैपिटा GDP, इनको हमें इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जॉन के सजेस्टेड स्ट्रेटेजी की बात करें, जॉन के इकोनॉमिस्ट, ठीक है, उन्होंने भी ये बोला कि कैसे इंडिया आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे में हमें कुछ इनडायरेक्ट गोल्स पर ध्यान रखना पड़ेगा और उसमें से एक जो पॉइंट है वो ये कि इंडिया अपने आप को आगे ले जाना चाहता है ना, तो उसके लिए सबसे पहला काम अपना टारगेट रखे कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी की कैटेगरी में इंडिया अपने रुपी को डाले, ठीक है। जिस तरीके से आप डॉलर, ठीक है, पाउंड, या फिर आप देख सकते हो यूरो, ये जो करेंसीज हैं इनको आप ग्लोबल रिजर्व के तौर पे रखते हो, इंटरनेशनल जो भी लेन देन करते हो इनके अंदर पेमेंट करते हो। तो ऐसे में इसी कैटेगरी में, ग्लोबल रिजर्व करेंसी कैटेगरी में आप रुपए को भी डाल दो, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज की अगर बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो लगभग $12 ट्रिलियन अभी तक देखा जा सकता है लगभग 150 कंट्रीज में। मतलब इंडिया जैसे जो 150 कंट्रीज हैं इनमें आप देखोगे तो लगभग $12 ट्रिलियन के लगभग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। और उसमें से उसका कैटेगराइजेशन करोगे तो $US है 55%, यूरो है 30% और बचा हुआ 15% जो है, ठीक है,
ये बची हुई 6 दूसरी और करेंसीज आ जाती हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, 55, 85, 15 हो गया, ठीक है। तो ऐसे में हमें इसी पॉइंट को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से यूरो और डॉलर की वैल्यू है ना, और ये जो 6 दूसरी करेंसीज हैं, इसी तरीके से रुपए की वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए देखो, कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, रुपए की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, साथ में लोग अपने पास में रुपए को ज़्यादा से ज़्यादा रखना पसंद करेंगे, उतना ही ज़्यादा रुपया जो है वो स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या क्या है, 2 फैक्टर्स बताए जाते हैं, एक तो लक फैक्टर है और एक है स्किल फैक्टर। लक फैक्टर में क्या क्या है, नंबर 1 कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की अगर बात करें तो आज पहले तो बाइपोलर वर्ल्ड था, यूएसएसआर और यूएसए कोल्ड वॉर के टाइम पे, फिर यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, और अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। तो ऐसे में यूएसए की जो डोमिनेंस थी वर्ल्ड ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करो, या फिर जो डॉलर की जो पावर थी, वो अब इतनी ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल देखो कि 25% ही अमेरिका की ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा है अमेरिका, ठीक है। अगर 100 रुपए की टोटल ग्लोबल जीडीपी है तो उसमें 25 रुपए की ही है अमेरिका की अब जीडीपी। तो ऐसे में मल्टीपोलर वर्ल्ड इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन अगर हम लेकर के आते हैं, जैसे कि आज देखो कि 1999 में हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हुआ करते थे उसमें 71% डॉलर हुआ करता था, और अब केवल डॉलर कितना है हमारे फॉरेक्स के अंदर, सेंट्रल बैंक के पास में जो रिजर्व उसमें 55%, मतलब और ज़्यादा करेंसीज को ऑप्शन मिल रहा है फॉरेक्स रिजर्व के तौर पे स्टोर होने में। यूएसए की जो थिंकिंग थी कि इंडेप्टेडनेस की, ठीक है, तो पिछले 13 सालों के अंदर आप देख सकते हो कि जो कर्जा है वो यूएसए का बहुत हद तक बढ़ गया है, ठीक है। यूएसए की जितनी जीडीपी है उसका 90% तो उसके ऊपर कर्जा है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक क्रेडिबिलिटी, कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर आरबीआई है, तो आरबीआई कितना आसानी से क्रिएट करता है क्वांटिटेटिव ईजिंग एडिक्शन, दैट मीन्स कि कितनी आसानी से यहाँ पर जो भी पॉलिसी रेट्स है वो चेंज होती है, उनका फ़ायदा जनता को होता है, जनता मतलब मार्केट में पैसा घूमना शुरू होता है। फिर डेमोग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड की जो नए वर्कर्स आने वाले 10 सालों के अंदर, उनमें 25% तो इंडिया में है। ये सारा लक है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम का लगातार डिक्लाइन करना, ग्लोबल शिफ्ट की बात करें तो इकोनॉमी की ग्रेविटी है वो लगातार एशिया की तरफ जा रही है, और साथ में एशिया की तरफ आने के साथ साथ में चाइना पर पूरे विश्व को विश्वास नहीं है। तो ये चीज़ें क्या है, लक फैक्टर है सारा का सारा। और हमारे यहाँ पर हम अगर इंडिया की बात करें तो हमारी इकोनॉमी भी कुछ कम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इंडिया जो 1991 में जब से हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं, तब से लेकर अब तक हमने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, हम हमारे लोन्स हैं वो टाइम पे रीपे कर रहे हैं। इसके अलावा एलपीजी पॉलिसी बेस्ड जीएसटी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इन्फ्लेशन टारगेट करके आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी को कैलकुलेट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, लेबर का केयर करना या लेबर रिफॉर्म्स लेकर के आना, एग्रीकल्चरल में रिफॉर्म्स लेकर के आने, वो सारी चीज़ें इंडिया अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई सारी की सारी, ऊपर वाली तो थी लक की, और दूसरी वाली हो गई हमने स्किल कैसे डेवलप किया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं और इन्हीं चीज़ों को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो इसका रिजल्ट डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा कि हमारी करेंसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, इंडियन इकोनॉमी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में और बढ़ेगी, और उसका फ़ायदा हमें डेफिनेटली मिलेगा, जिससे कि मासेस का भी एम्पावरमेंट और प्रॉस्पेरिटी इंश्योर हो पाएगी। देखो, एसएस तारापुर कमेटी थी 1997 में, उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमें कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर भी जाने की ज़रूरत है। देखो, एक तो होता है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और एक होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो अब करंट अकाउंट की अगर बात करो तो जो आप करंटली लेन देन करते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उसमें रुपया को लेकर के लोग कितना पैसा कन्वर्ट करा रहे हैं यहाँ पर, मतलब कितने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं या दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो वो तो हो जाता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपने लेन देन किया इंडिया के बाहर के दूसरे किसी भी कंट्री से, चाहे आपने गुड्स में किया हो चाहे सर्विसेज में किया हो, तो वो तो करंट अकाउंट में चला जाता है। जबकि आप कैपिटल की बात करो तो जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने आता है, तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के वो रुपए को लेकर के कितना ज़्यादा
मतलब एक तरीके से कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, तो वो देखने वाली बात है। तो मुद्दा क्या है कि 2030 तक की डेडलाइन है हमारे पास में, जिससे कि हम और ज़्यादा लिबरल इकोनॉमी बन सकें और फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इंश्योर कर पाएं। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ठीक है। तो ऐसे में जो भी डॉलर इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आए, तो वो पैसा यहाँ से अगर निकाल के लेके भी जाना चाहें तो वो रुपए के तौर पे भी लेके जाए, तो उनको परेशान ना होना पड़े। ऐसा नहीं कि हाँ जी हमने इन्वेस्ट तो किया था यहाँ पैसा, अब उस इन्वेस्टेड पैसे को हम वापस निकालना चाहते हैं पर हमें तो डॉलर में ही वापस चाहिए पैसा। तो वो चीज़ क्या हो जाती है कि कन्वर्टेबिलिटी के ऊपर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स और अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा कन्वर्टेबिलिटी होगी। इससे देखो पहले, इसके पहले इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सेंट्रल बैंक की एक डिजिटल करेंसी आ जाए। देखो वैसे तो ई रूपी करके कल लॉन्च हो ही गया है वो डिजिटल वाउचर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया था। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी तो उसका फ़ायदा मिलेगा, और यूपीआई पेमेंट टेक्नोलॉजी का और अच्छे से हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मास्टर कार्ड, स्विफ्ट या फिर ये जो वीज़ा कार्ड है, इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पेमेंट्स क्विकली ट्रांसमिट हो सके। और जितना जल्दी पेमेंट में लेन देन का जितना आसानी रहेगी ना, उतना ही यूँ मानो कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। फिर बात आ जाती है फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी के लिए एक तो हमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो राइज करने की जरूरत है, और वो भी स्पेसिफिकली कौन सा, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको पता है गरीब और अमीर को इक्वली मारता है। हमें क्या करने की जरूरत है कि हम गरीब को तो प्रोटेक्ट करें, और अमीर अगर है तो उसी के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि उनके अगेंस्ट में भी आप एग्जॉर्बिटेंट टैक्स रेट रखो, पर ऐसी टैक्स रेट होनी चाहिए कि जिससे कम से कम एक आप अपनी डिमांड्स, अपनी जीडीपी को ग्रो कराने के लिए कर सको। इससे क्या हो जाएगा कि फिस्कल डिसिप्लिन आप इंश्योर कर पाओगे, ठीक है। तो टैक्स रेट आप राइज करो। दूसरा, जो क्रेडिट टू जीडीपी है रेशो, उसको भी हमें राइज करने की जरूरत है। और तीसरी चीज, जो पब्लिक डेट है, पब्लिक डेट टू जीडीपी, मतलब जो भी सरकारें हैं हमारे यहाँ पर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, उनके ऊपर कर्जा कितना है जीडीपी के कंपैरिजन में, उसको भी हमें 100% से नीचे लाने की ज़रूरत है। क्रेडिट टू बैलेंस मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कराने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि जितना ज़्यादा क्रेडिट फ्लो करता है ना, उतना ही मान के चलो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जाती हैं। इसके अलावा रीजन हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी फर्म हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, उसका फॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है। चाहे जॉब क्रिएशन की बात करो या फिर कोई भी एक सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करो, तो एक्चुअल में हमारे पास में डेटा ही नहीं मिलता पूरा। तो हमें सोशल सिक्योरिटी नेट्स को क्रिएट करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि आप इंश्योरेंस प्रोवाइड करो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और अच्छे से इंश्योर करो, ठीक है। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होने की ज़रूरत है। दूसरा, अर्बनाइजेशन को आप प्रमोट करो। फाइनेंशियलाइजेशन, दैट मीन्स क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो आप इंक्रीज करो। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब ये हो गया कि फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज़ के अंदर 15% से ज़्यादा नौकरियां ना हो। कहने का मतलब हमारे देश में अगर 100 जने नौकरी करें, काम करें, तो 15 जने ही केवल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, बाकी सर्विस या इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेशन करें और स्किल हम ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करें। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम जो हमारा टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि वाकई में हम एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे इमर्ज होकर के आए। इसके लिए देखो कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसमें काम किया जाए। तो इसमें एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट्स को साथ में लिया जाए। प्रेस की फ्रीडम भी हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे डेमोक्रेटिक एथोस और अपलिफ्ट हों। इसके अलावा सिविल सर्विसेज हैं, उनको इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि करप्शन लगातार प्रिवेल कर रहा है, जीएस पेपर 4 पढ़ाया जा रहा है, उसके बावजूद भी चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसके अलावा डेमोक्रेसी का जो इंपॉर्टेंट पिलर है, दैट इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशरी, उसकी इंडिपेंडेंस भी इंश्योर करो। इससे क्या होगा कि हम डेमोक्रेटिक मैनर में और ज़्यादा ग्रो करेंगे ना, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमारे ऊपर फेद आएगी। आज चाइना के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेटिक एथोस बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। तो वो हमें कॉन्फिडेंस भी तो बिल्डअप करने की ज़रूरत है। आज अगर चाइना की तरफ अगर हम नज़र उठा के देखें, तो जो रेमनबी है, चाइना की जो करेंसी है, वो ग्लोबल रिजर्व का केवल 2% ही ऑक्यूपाई कर रही है। मतलब अगर
पूरी दुनिया के अंदर 100, अगर आप कह सकते हो कि यूँ मान के चलो कि 100% टोटल ग्लोबल करेंसी रिजर्व है, ठीक है, ग्लोबल रिजर्व है, उसमें से चाइना की जो रेमनबी है उसका कितना हिस्सा है, तो केवल 2% ही है, ज़्यादा नहीं है। जबकि पिछले कुछ टाइम के अंदर, पिछले साल के अंदर अंदर रेमनबी का जो राइज है वो 25% के लगभग देखा गया। मतलब राइज तो बहुत देखा गया है, पर अभी तक भी शेयर जो है रेमनबी का इतना ज़्यादा है नहीं। और इसके साथ साथ में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है चाइना आज के टाइम पे, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेडिंग नेशन भी है। उसके बावजूद भी केवल 2% ही रेमनबी है। तो इंडिया तो इस चीज़ से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, हम तो बहुत कुछ सीख सकते हैं चाइना के इस एग्जाम्पल से, कि हमारी इकोनॉमी आज अगर वर्ल्ड की 6ठे नंबर की भी है तो हम हमारी प्रेजेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट एक जो स्कीम है या स्कोप है वो क्या है कि हमारे यहाँ पर अभी डेमोक्रेसी है। चाइना की तरह कोई कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट सिस्टम हमारे यहाँ पर काम नहीं चल रहा है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल जब हुए तब इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन हुआ और ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिला। क्यों नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला? क्योंकि 1985 में स्टैब्लिश हो गई थी जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके पीछे वजह क्या है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने स्किल डेवलपमेंट में बहुत आगे रखा और अपने प्रोपेगेंडा को एकदम क्लियर रखा। दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1985 में स्टैब्लिश हुई थी, पर आज के टाइम पे 1985 की जो आईएनसी थी, क्या एग्जैक्टली उसी थीम के ऊपर काम करती हुई दिखाई दे रही है? हमारी आईएनसी जो है, जो कि बिल्कुल अब फैमिली मुद्दों पे चलती है, एक पॉलिटिकल पार्टी बन करके रह गई। तो वहां पर पहले मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे काम होता था कि जो भी काबिल है उसको आगे ही बढ़ाया जाए और जो नाकाबिल है उसको हटा दिया जाए। तो ऐसे में आप देखो कि डेमोक्रेसी के जो एथोस को लेकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे चल रही थी वो कहीं वीक पड़ गई। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो मुद्दा है ना वो अभी भी रेलेवेंट है, अभी भी उसी चीज के ऊपर वो कंटिन्यू कर रहे हैं। रही सही में इंडियन नेशनल कांग्रेस की माटी या फिर आप कह सकते हो इमेज और डाउन हो गई थी जब इमरजेंसी लगा दी गई थी इंदिरा गांधी के पीरियड के टाइम पे, ठीक है। आज के टाइम पे आप देखो चाइना की अगर वेल्थ की बात करें या पावर की बात करें तो वहां पर पिछले 40 सालों के अंदर पर कैपिटा जीडीपी लगभग 80 गुना बढ़ चुकी है। 800 लोगों को गरीबी से बाहर निकाल चुकी है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। इसलिए पॉलिटिकली भी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। पर सवाल यह आ जाता है कि चाइना इस चीज को लेकर के बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। एक तो अपने पड़ोसी देशों के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे नहीं है, जबकि मतलब हम जानबूझ के नहीं करते हैं। नेबर्स के साथ में इंस्टेबिलिटी, इसके अलावा एसफिक्सिएशन ऑफ हांगकांग। हांगकांग कब देखो वहां पर डेमोक्रेसी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। और जो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाइना में आता है उस इन्वेस्टर को सीधा इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं है। पहले वहां पर आप देखो कि कोई भी काम अगर करना है चाइना में, ठीक है, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चाइनीज कंपनी में किसी में इन्वेस्ट कर दोगे, नहीं। वहां पर पहले कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल होता है, उनकी जो मैकेनिज्म बनाए हुए हैं वो अप्रूवल देंगे, फिर आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि चाइना का जो अभी पूरा सिनेरियो बना हुआ है ना उसके पीछे कुछ खोखली स्थितियां भी हैं, खोखली परिस्थितियां भी हैं, ठीक है। साथ में अभी जो ये दीदी करके एक आईपीओ था उसके देखो किस तरीके से विड्रॉल के चलते कितनी ज़्यादा परेशानियां हुई थी, और अचानक से चाइना और हांगकांग के, और जब से हांगकांग में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पकड़ बनानी शुरू की है तब से वहां पर शेयर मार्केट डाउन जाता चला जा रहा है। तो ये चीज़ें क्या खोखलीपंथी दिखाई दे रही है चाइना की तरफ से। तो हमने क्या देखा, एक तो लक फैक्टर, दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से जो स्किल फैक्टर है और इंडिया को क्या करना चाहिए, बीच वाले कॉलम में ये देख लिया था। और फिर हमने चाइना से कंपैरिजन किया कि चाइना के पास में अभी जो कुछ भी है तो उसके पीछे क्या तो प्लस पॉइंट्स हैं और क्या वहां पर माइनस पॉइंट्स हैं। तो उनको हम मैनेज करके अगर आगे बढ़े तो स्किल, लक और फिर चाइना से कुछ लर्निंग ये लेकर के आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम जब 100 साल के हो जाएंगे ना तो हमारे सारे इंडियंस की प्रॉस्पेरिटी भी इंश्योर हो सकती है। और इसके लिए प्री कंडीशन क्या है कि हम हमारे रुपए को ग्लोबल रिजर्व का एक हिस्सा बना के चलें, तब जाकर के ये चीज गोल्स अचीव हो पाएंगी। और ये गोल अचीव करने के लिए जितने भी रिफॉर्म्स, जितने भी हमें काम करने हैं वो हमने प्रीवियस इन दोनों कॉलम्स में, तीनों कॉलम्स में देखे कि क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, स्किलिंग, इंटरनेशनलाइजेशन। लक की बात करें कि दूसरे कंट्रीज क्या क्या कर रहे हैं वो भी हमने देखा, और स्किल की बात करें इंडिया ने अभी तक क्या क्या कर लिया वो भी हमने देखा, ठीक है। आगे चलते हैं।
फिर देखो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज काउंट द डिस्ट्रेस। इस आर्टिकल में देखो ये बताया जा रहा है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स की रिपोर्ट आई है जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिलीज की गई है। उसमें ये बताया जा रहा है कि जून जुलाई, मतलब आप देखो कि जुलाई 2019 से लेकर के 2020 की 12 महीनों की टाइम की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लगातार बढ़ती चली गई और कोविड ने और ज़्यादा परेशान कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ पर पीरियोडिक लेबर फोर्स को मेजर करने के दो तरीके हैं। एक तो यूजुअल स्टेटस, इसमें क्या होता है कि जब आप किसी से सर्वे करते हो, पूछते हो, तो ये देखते हो कि पिछले एक साल में उसको कितने दिन तक नौकरी मिली, क्या नौकरी मिली भी या नहीं। दूसरा हम देखते हैं करंट वीकली स्टेटस, इसमें देखते हैं कि जिस टाइम पे आप सर्वे कर रहे हो उसके पिछले हफ्ते में आपको नौकरी मिली या नहीं मिली। तो करंट वीकली स्टेटस है ना, ये तो देखो ग्लोबल जो ट्रेंड है, ग्लोबली जिस तरीके से मेजर की जाती है अनएम्प्लॉयमेंट को, उस तरीके से मैच करता है। बट यूजुअल स्टेटस है ना, उसका कोई मैच नहीं है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से। ठीक है, अब ऐसे में अभी जो रिपोर्ट आई थी पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की, उसमें तो ये बताया गया था कि यूजुअल स्टेटस के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में बहुत कम हो चुकी है, लगभग 6 पॉइंट समथिंग परसेंट तक आ गई है। पर जब करंट वीकली स्टेटस की बात करें, जैसे कल ही आई थी करंट वीकली स्टेटस के बेसिस पे ऊपर कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कितनी चल रही है, तो उसमें यह पता पड़ा कि अभी तक भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 50 सालों की हाईएस्ट लेवल पे चल रही है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसको हमें करेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर बात करें, देखो एक तो वर्क फोर्स होती है, वर्क फोर्स का मतलब हो गया 15 से लेकर के 59 साल के जो लोग हैं वो, उनको सबको वर्क फोर्स में कंसिडर किया जाता है। अब इस वर्क फोर्स में से जो लोग जॉब करना चाहते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे जॉब करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ तैयारी करना चाहते हैं, कुछ और कोई काम करना चाहते हैं, या फिर कुछ निठल्ले ही बैठना चाहते हैं कि भाई हमें तो कमाना ही नहीं है। तो इस वर्क फोर्स का वो हिस्सा जो जॉब करना चाहता है, जो विलिंग है, उसको बोला जाएगा लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन भी इंडिया में देखो बहुत कम चल रहा है, मतलब दूसरी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में कम है इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि 20% के लगभग ये बताया जा रहा है, यहां पे देखो लोवेस्ट 20% है हमारे यहां पर, और ग्लोबल एवरेज जो है उससे भी कम। ठीक है, मतलब ग्लोबल एवरेज से लगभग 20% कम हमारे यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर परसेंटेज वाइज देखे जाएं। या फिर ये जो करंट वीकली मेथड है, ये मैंने बता दिया ग्लोबल नॉर्म्स के बहुत क्लोज है, पर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूजुअल स्टेटस एक साल वाले सर्वे के हिसाब से तो पता पड़ता है कि इंडिया में कम हुई है, जबकि करंट वीकली स्टेटस बोलता है बोले ज़्यादा है। तो ये चीज़ क्या है, डाउट क्रिएट करती है कि हमें वाकई में और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मैनर में, और कहते हैं ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है कि वाकई में क्या स्टेटस है इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमिक रिकवरी आप देखो लगातार, कोविड फिर से अभी केरल में, मध्य प्रदेश में फ्रंट पेज पे न्यूज़ है, केरल मध्य प्रदेश में डेथ रेट वापस से राइज होने लग गई है, तो वो भी एक चिंता की बात है। इकोनॉमी डिस्ट्रेस में चलती जा रही है, तो ऐसे में हमें यूएस और चाइना से लर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों इकोनॉमीज़ वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं और दोनों की दोनों रिकवर अच्छी कर रही है, बाउंस बैक कर रही हैं। आईएमएफ की इनकी रिपोर्ट आती रहती है उसमें, तो हमें कुछ फंडामेंटल्स पर ध्यान रख करके करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यूएसए ने देखो, अब यूएसए में बाउंस बैक हो रहा है, पर यूएसए में और चाइना में एक चीज बड़ी क्लियर निकल के आ रही है, वो ये क्या कि ग्रोथ तो वहां पर अच्छी हो रही है, पर यह बताया जाता है कि ग्रोथ के साथ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में जो इंडस्ट्रीज की डिमांड है, उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए अमेरिका में स्किल पावर नहीं है, मतलब मैन पावर है वो स्किल्ड नहीं है। तो ऐसे में इस गैप को हमें लर्न करने की जरूरत है। दैट मीन्स कि अमेरिकन इकोनॉमी कोविड-19 के बाद में रिकवर कर रही है, पर वहां पर जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही है, या फिर जॉब लेने लायक यूथ नहीं है। इकोनॉमी ग्रो कर रही है और जॉब ले नहीं पा रहे हैं, और यही ट्रेंड इंडिया में भी लागू होता है। ठीक है, कि कहते हैं ना ग्रोथ विदाउट अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपने जॉब्स क्रिएट नहीं की फिर भी आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो ये चीज क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा घातक हो जाती है, आने वाले टाइम के लिए इकोनॉमिक और सोशल हर्डल्स का काम कर जाती है। कि कुछ लोग हैं, 5 लोग हैं, उनके पास में तो लगभग 50-60% के लगभग वो पूरी कंट्री की वेल्थ है, और बचे हुए 95% लोगों के पास में बची हुई आपकी जो 45-40% के लगभग जो वेल्थ है वो है। तो आप देख सकते हो डिस्पैरिटीज कितनी है, वो चीज है ना चिंता वाली है, ये चीज बताई जा रही है। फिर देखो ग्रिम प्रॉस्पेक्ट, इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को एक लेटर पहुंचता है कुमार मंगलम बिरला, जो कि वोडाफोन और आइडिया के मर्ज के बाद में वी कंपनी जो बनी है ना, उसके द्वारा एक लेटर भेजा जाता है।
और उसमें वो बोलते हैं कि आज हमारी एंटिटी इतनी बुरी हो चुकी है, हमारी जो प्रॉब्लम वो इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अपने खुद के शेयर्स बिल्कुल विड्रॉ करना चाह रहा हूँ। कोई सरकार या कोई भी प्राइवेट सेक्टर का इंडिविजुअल या फर्म अगर खरीदना चाहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक टाइम था जब हाइपर कॉम्पिटिटिव सेक्टर हुआ करता था टेलीकॉम, जब हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते थे। पर जब से जियो की एंट्री हुई है 2017 से, उसके बाद में और प्रीडेटरी पॉलिसीज जियो ने अपनाई, जिसमें कि उसने क्या कर दिया जियो ने कि इंटरनेट फ्री दे दिया। पहले तो 90 दिन तक दिया, फिर 1 साल तक दे दिया था। फिर उसके बाद में अभी आप देखो कि कितने सस्ते सस्ते टैरिफ दिए, मार्केट पूरा कैप्चर कर लिया। और उसके बाद में अब केवल 2 प्लेयर्स बच रहे हैं, एक तो एक तो एयरटेल रह गया, एक जियो। अब जियो ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। एक तो ये मुद्दा हो गया कि प्रीडेटरी पॉलिसीज के चलते प्रॉब्लम हो गई। दूसरी, एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, ये डिस्प्यूट गया सुप्रीम कोर्ट में। इसमें क्या था कि ये टेलीकॉम कंपनीज के जितने भी एसेट हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, उनसे इन्होंने जो भी पैसा कमाया है, चाहे किसी को उधार दिए हुए पैसे के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा हो, चाहे फिर अपनी जो खुद की लैंड थी या कोई भी एसेट थे वो किसी को दिए उसके ऊपर रेंट आ रहा हो, तो बोलो उसके ऊपर भी इनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू वाला मुद्दा था, उसने सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का फेवर कर दिया। और इसके चलते बोला वोडाफोन आइडिया के ऊपर लगभग 60,000 करोड़ रुपए का दबाव आ गया। ठीक है, तो ऐसे में बोला हम ऑलरेडी बर्बाद हैं और ज्यादा बर्बाद हो गए। तो मुद्दा क्या आ जाता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और इसीलिए कुमार मंगलम बिरला ने सीधा लेटर लिख दिया किसको, टेलीकॉम सेक्रेटरी को, कि भाई आप देखो इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करो, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएगी। साथ में ये भी डिमांड की कि एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू है, इसको आप एक बार देखो, रिलुक करो इसके ऊपर। दूसरा, मोरेटोरियम दो, जो लोन हमने ले रखा है उसको चुकाने के अंदर हमें रिलैक्सेशन दो। स्पेक्ट्रम पेमेंट, कि जो कुछ भी आप देख सकते हो ये फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट होते हैं, जितने भी सिग्नल्स होते हैं, तो उसके लिए वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, गवर्नमेंट का एसेट है। वो किराए के ऊपर कुछ दिनों के लिए दे दिया जाता है, कुछ सालों के लिए टेंडर छोड़ दिए जाते हैं। फिर वापस जैसे ही वो टेंडर टेन्योर खत्म होता है, गवर्नमेंट वापस ले लेती है। और उस टेंडर को जब तक आप कंटिन्यू करते हो तब तक आप उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगते हैं वो गवर्नमेंट को पे करते रहो। तो बोले स्पेक्ट्रम के लिए जो हम पे कर रहे हैं पैसा, उसमें हमें रिलैक्सेशन दो। साथ में जो फ्लोर प्राइस रिजीम है उसको फिक्स करो, जिससे कि ये तीनों, कम से कम 3 प्लेयर हैं अभी, वोडाफोन आइडिया या फिर एयरटेल या फिर जियो, ये तीनों के तीनों टैरिफ अगर प्लान डिसाइड करें तो कम से कम लेवल फिक्स करो आप कि मिनिमम इतना तो चार्ज आपको लगाना ही पड़ेगा, इसके ऊपर आपकी इच्छा है। इससे क्या होगा, प्रीडेटरी पॉलिसीज नहीं अपना पाएंगी कोई भी कंपनी। तो ये चीज है कि हम ब्रॉडर इकोनॉमी को आगे लेके जाएं। नहीं तो एक चीज ध्यान रखना, कंज्यूमर के लिए भी फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है अगर कंपटीशन मार्केट में नहीं होता है तो। ठीक है ना, क्योंकि फिर बाद में अगर एक ही कंपनी पूरे मार्केट में रह जाएगी तो वो तो अपने मनमाने हिसाब से पैसा बढ़ाएगी। और मोनोपोली का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, रजनीगंधा तुलसी कहां तक ले गया है वो रेट को, और लोग खा रहे हैं पागलों की तरह। खैर इतना ही था इसमें मेन तो, बाकी आप खुद से देखना। ठीक है, डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू।